हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 2 पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत और इसी पाठ के अंत में जो प्रश्न है उसके उत्तर को आप लोग जानेंगे। अब देखिए पाठ 2 से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी और इसी से संबंधित यहाँ पर 4 ऑप्शन है का, खा, गा और घा। इनमें से ये देखना है कि कौन सा ऐसा तथ्य है, कथन है जिसका संबंध सोवियत अर्थव्यवस्था से नहीं है। तो अब देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, तो ये बात क्या है, सही है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना, ये बात भी सही है क्योंकि सोवियत संघ में उत्पादन के साधनों पर मतलब जो भी कल कारखाने फैक्ट्रियां होती थी सारे पर स्वामित्व सरकार का होता था। इसके बाद क्या है, गा, जनता को आर्थिक आजादी थी, तो ये बात गलत है क्योंकि सोवियत संघ में जनता को आर्थिक आजादी यानी धन की आजादी नहीं थी, जो है धन जमा करने की आजादी नहीं थी, मतलब उतना ही धन जमा कर सकते थे जो उनकी जरूरत भर की होती थी। इसके बाद घा है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये बात भी सही है। और इसके बाद देखिए प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। तो यहाँ पे का, खा, गा, घा। का में है अफगान संकट यानी अफगानिस्तान पर संकट सोवियत संघ के द्वारा हुआ था 25 दिसंबर 1979 ईस्वी में। तो इसके बाद बर्लिन की दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989 में है। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 है। रूसी क्रांति 8 मार्च 1917 में है। तो यहाँ आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि सबसे पहले आपको उस सन को मतलब मेन चीज देखिए, अगर इस तरह से प्रश्न आता भी है तो मेनली क्या है, आपको मतलब सन पता होना चाहिए कि ये जो घटना है वो किस सन में घटित हुई। तो जो सबसे कम है वो आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, उससे कम वाला उससे नीचे, है ना, उससे कम वाला उससे नीचे और जो सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले घा वाले को ऊपर करेंगे क्योंकि 8 मार्च 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद में हम ये का वाला जो है अफगान संकट, ये 25 दिसंबर 1979 में है। फिर उसके बाद खा वाला है 9 नवंबर 1989, ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और उसके बाद गा वाला जो है 26 दिसंबर 1991, ये बाद में घटना है इसीलिए ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो सन है, जैसे एक नंबरिंग होती है ना 1 2 3 4 करके, तो अगर इन्हीं को अलग अलग कर दिया जाए तो हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इसी तरह से नीचे आता जाएगा नंबर। तो यहाँ क्या है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद सन कौन सा है और उसके बाद सन कौन सा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग 8 मार्च 1917 की है, उसके बाद में अफगान संकट है, फिर उसके बाद में आपका जो है खा वाला है बर्लिन की दीवार 1989 और फिर अंत में क्या है 26 दिसंबर 1991। तो इस तरह से ये काल क्रम में आप जो है इस तरह से इसको लगा देंगे। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ का विघटन, पतन या अंत जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव के समय हुआ और इसमें देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब यहाँ जानना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा परिणाम नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, तो ये परिणाम है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा की ही लड़ाई थी और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये विचारधारात्मक लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद खा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, तो ये बात भी सही है, ये भी परिणाम है सोवियत संघ के विघटन का क्योंकि सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संघ था और जब सभी इसमें सम्मिलित देश अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो इस तरह से स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, तो ये भी परिणाम है।
इसके बाद है विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव। तो ये भी परिणाम है, क्योंकि मतलब विश्व में दो धुरी थी, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका का और एक था सोवियत संघ का। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो शक्ति संतुलन था उसमें बैलेंस आ गया और सारा वर्चस्व अमेरिका के हाथों में आ गया। इसके बाद घा है मध्य पूर्व में या मध्य पूर्व में संकट। तो ये जो है ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के मध्य और पूर्व दिशा की तरफ इराक और ईरान में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनका संबंध जो है सोवियत संघ के विघटन से मतलब नहीं है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो घा है। इसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में मेल बिठाएं, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है मिखाइल गोर्बाचेव। तो हमें यहाँ पर ये नंबरिंग है पहले 1 2 3 4 5 करके, और इधर का खा गा घा अंगा करके लिखा हुआ है। तो मेन चीज क्या देखना है कि किसका संबंध किससे है। आप एरो की तरह मतलब तीर की तरह इसको मिलान भी कर सकते हैं और नंबरिंग डालकर लिख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध किससे है, सुधारों की शुरुआत से है, इसीलिए गा पर लिखा हुआ 1 नंबर, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध सुधारों की शुरुआत से है। और इसके बाद 2 नंबर पर है शाक थेरेपी। तो शाक थेरेपी का जो संबंध है वो है मतलब एक आर्थिक मॉडल है। शाक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है जो पश्चिमी देशों के द्वारा पूर्वी देशों पर व्यवस्थित की गई। इसके बाद रूस। तो रूस का जो यहाँ 3 नंबर पर है वो रहेगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ये का पे 3 नंबर लिखा हुआ है देखिए, है ना। तो ये रूस क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना। इसके बाद 4 नंबर पर है बोरिस एल्त्सिन। तो ये कौन है, ये है रूस की राष्ट्रपति। तो यहाँ अंगा पर 4 नंबर पड़ा हुआ है। फिर है वार्सा। तो वार्सा क्या है, एक सैनिक समझौता है। तो यहाँ खा नंबर पर 5 नंबर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये मेल हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखा हुआ है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। उसके बाद खा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक या सैन्य गठबंधन था। क्या था, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि, जो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था नाटो के बनने के बाद। मतलब एक तरह से ये भी देखा जाए तो जब अमेरिका ने नाटो का गठन किया था तो नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट बनाया था या समझौता किया था। इसके बाद गा है पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो देखिए सोवियत संघ में एक ही प्रमुख पार्टी थी जिसका दबदबा था, बाकी किसी और दूसरी पार्टी का सोवियत संघ में कोई स्थान नहीं था। और इकलौती जो पार्टी थी जिसका वर्चस्व या दबदबा था वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें क्या रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। घा है ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। और जब मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव तो उन्होंने सोवियत संघ की बिगड़ती हुई स्थिति को जब देखा तो उन्होंने जो है सोवियत संघ में सुधार करने का पहल या शुरुआत किया। इसके बाद अंगा पर है कि का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का जो है प्रतीक था। इसके बाद प्रश्न है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। तो सोवियत अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाजवादी थी। और पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ की थी, मुख्य रूप से यहाँ एग्जाम्पल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा भी हुआ है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में कहें तो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था में हमें अंतर स्पष्ट करना है। मतलब कुछ ऐसे तथ्य लिखने बताने हैं जिनसे ये क्लियर हो जाए कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है और समाजवादी व्यवस्था क्या है। अब देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न था उसका उत्तर है सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी राज्यों में
अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण और या मतलब स्वामित्व नहीं था, उस पर बाजार व्यवस्था का प्रभाव था। यानी कि सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी, जो धन की व्यवस्था थी, जो कल कारखाने फैक्ट्रियां थी, उन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि पश्चिमी देशों की थी, उस पर बाजार का प्रभाव था। यानी कि पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत बाजार का प्रभुत्व था, निजीवाद का मतलब व्यवस्था था। दूसरा अंतर है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खुला व्यापार तथा खुली प्रतियोगिता का अभाव यानी कमी था, और वस्तुओं की कीमतें सरकार निश्चित करती थी। और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार और खुली स्पर्धा या कंपटीशन अपनाई गई। मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में खुला व्यापार नहीं था, मतलब जिन देशों के साथ गठबंधन या व्यापार के लिए समझौता होता था उन्हीं के साथ व्यापार किया जाता था, जबकि अमेरिका यानी कि पश्चिमी देशों में व्यापार जो है वो स्वतंत्र था या खुला व्यापार या ओपन डोर वाली नीति थी, और जिस कारण तरक्की तेजी के साथ या विकास तेजी के साथ हो रहा था। और कंपटीशन भी था व्यापार में, जिससे जो है क्वालिटी भी, वस्तुओं की क्वालिटी भी और बेहतर हो रही थी। तीसरा अंतर देखिए इस प्रकार से है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसकी धारणा की कमी थी, और सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में था। और सोवियत संघ में जो है लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। निजी संपत्ति में रहने का अगर देखा जाए तो मकान और घरेलू वस्तुएं ही आती थी जिन पर जनता का अधिकार होता था। कारखाने, भूमि यानी जमीन, खेत जो होते थे, इन सब पर सरकार का नियंत्रण रहता था या अधिकार रहता था। लेकिन पूंजीवादी राज्यों में या पश्चिमी देशों में लोगों को निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार था, और देखा जाए तो बेशक उस पर कुछ मतलब सीमा तक सरकार का नियम लागू होता था, लेकिन लोगों को निजी प्रॉपर्टी या संपत्ति रखने या उसे बेचने या किसी को देने का पूरा अधिकार होता था। तो यहाँ आपने पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा या व्यवस्था क्या होती है इसको जाना है, और प्रश्न यही पूछ भी रहा था कि पूंजीवाद या समाजवाद जो विचारधारा है उनमें किस प्रकार से क्या अंतर है, फर्क है, उसका जिक्र करें। तो हमने यहाँ 3 तथ्य के माध्यम से जिक्र किया है, उल्लेख किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पूंजीवादी विचारधारा किस प्रकार से होती थी और समाजवादी विचारधारा क्या होती है। अच्छा है, थोड़ा और हम जान लेते हैं। जिससे देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत में पूंजीवाद को भी शामिल किया गया है और समाजवाद को भी शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए बाकी आपके जो प्रश्न बचते हैं उनका उत्तर आपको बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।